अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा ऑन वाशिंगटन स्ट्रीट। और एक बार फिर आप डॉक्टर शहबाज गिल साहब का शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया, ये नॉइज़ कैंसलेशन सिस्टम। भला ज़हन में रखिए कि ख़रीदा मैंने खुद है, डॉक्टर शहबाज गिल ने मुझे गिफ्ट नहीं किया। देखिए, इस वक्त बिलाशुबा गुज़िश्ता 18 घंटे 12 घंटे की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से वही है जिसके ऊपर मैं फोकस भी करूँगा, जहाँ तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की पार्टी ने बहुत ही कामयाबी के साथ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को, जो 2 दिसंबर को स्केड्यूल थे, उन्हें कंडक्ट किया। और जिसमें एन मतवक्को यानी तवक्कुआत के बिल्कुल जैसे एक्सपेक्टेड था, बैरिस्टर गौहर खान जो है वो वहाँ पर इलेक्ट हो गए हैं एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन अ टेम्प्रेरी लेवल, इंटरम अरेंजमेंट के तौर पर। और बाकी भी अहदेदार जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। इस इलेक्शन की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है और ये इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इसके ऊपर जिस तरह से वेहमेंटली, इंतहाई जज्बाती तरीके से, गुस्से से PMLN ने अकबर बाबर जो हैं, अकबर एस बाबर साहब ने, और जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है परवेज़ खटक साहब की PTI पार्लियामेंटेरियन, जिस तरह से उन्होंने इस पर रिएक्ट किया, ये भी एक डिसाइड कर रहा है कि इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या वो रिएक्शन जो है वो पॉलिटिकली हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, जो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी व्यूअर्स की या दुनिया भर में फैले वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हैं। मुझे कुछ और डेवलपमेंट्स का जिक्र करना है क्योंकि मुझे ये शक है, गुमान है, ये मेरी सस्पिशन है कि इन वाक़यात के ऊपर बाकी लोग जो हैं वो इनकी तरफ तवज्जो इसलिए नहीं देते कि ये उतने रेटिंग ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स जो हैं वो नहीं हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप समझें कि एक तरह से पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिक्स के ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में चलास के मुकाम के ऊपर, राइट काराकोरम हाईवे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है KKH के ऊपर, जो एक पाकिस्तानी पैसेंजर्स जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग थे, उस बस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला, जिसके नतीजे में अब तक जो हुकूमत के ज़राए हैं उनका कहना यह है कि 9 अफराद जो हैं जहाँ बहक हुए हैं, मासूम लोग मारे गए हैं, और 25 या 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। और इसमें यह भी जहन में रखिए कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं या मारे गए हैं, उसमें मेरा ख्याल है 2 पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स भी उसके अंदर हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर बस को जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो इन बसेस के अंदर या व्हीकल्स के अंदर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर होते हैं। अब इसकी एक बिगर पिक्चर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे याद पड़ता है कि अब से बहुत साल पहले, ग़ालिबन 2019 में के शुरू में, मरहूम सेनेटर अनवर बेग साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था उनका, मेरे से बहुत अफेक्शन रखते थे। जब भी उनके घर में कोई मीटिंग होती थी, डिनर होता था, और हम उमूमन जब वो डिनर करते थे तो अमेरिकन एम्बेसी, फ्रेंच, ब्रिटिश डिप्लोमेट्स बहुत होते थे उनके डिनर्स के अंदर। और फिर फ़ॉरेन, उनका बहुत इंटरेस्ट था फ़ॉरेन पॉलिसी से, और बहुत डिप्लोमेट्स भी होते थे, पाकिस्तानी एक्स डिप्लोमेट्स भी होते थे। तो वहाँ पर एक डिनर में अनवर बेग साहब, मरहूम अनवर बेग साहब के घर में मेरी मुलाकात लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है इतनी लंबी मेरी डिस्कशन हुई एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान जनाब रियाज खोखर साहब के साथ, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और आप में से जो लोग उनकी शख्सियत से, उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से वाकिफ़ हैं, जिसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ, तो ज़ाहिर है कि यू कैन ओनली रिस्पेक्ट दिस कैरेक्टर फ्रॉम पाकिस्तानी हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो रियाज खोखर साहब इज़ मस्ट बी मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। अल्लाह, मेरी बहुत अरसे से उनसे बात नहीं हुई। आई होप कि वो अच्छी सेहत में है, उन तक भी मेरी ये बात पहुँचेगी तो उन्हें याद आएगा। मेरे और उनके दरमियान में एक बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई ऑन दी विद इन द डिनर, एक कोने में खड़े होके, जिसमें अच्छा, रियाज खोखर साहब जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। रियाज खोखर साहब ने, ही हैज़ द डिस्टिंक्शन, मेरा ख्याल है दो ही ऐसे 2-3 ही डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम 75 बरस की तारीख में इतनी इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक पोजीशंस के ऊपर काम किया, और इतनी डाइवर्सिटी और इतना रेंज ऑफ एक्सपीरियंस उनका है। बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी है, थिंकर है रियाज खोखर साहब। रियाज खोखर साहब हैज़ सर्व्ड एज पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया। उन्होंने पाकिस्तान का हाई कमिश्नर एज चाइना सर्व किया। उन्होंने पाकिस्तान के फॉर एम्बेसडर एज चाइना सर्व किया वहाँ पे। उसके अलावा उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे सर्व किया, और उन्होंने रशिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे सर्व किया। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं, मेरा ख्याल है सिर्फ जहांगीर अशरफ काजी जो हैं वो इनको राइवल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द असाइनमेंट्स जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने, अनदर इंस्टीट्यूशन फॉर विच आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट,
जिसने किसी दूसरे शख्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशंस में, एक ही डिप्लोमेट जो है एक ही लाइफ टाइम के अंदर उसने पाकिस्तान के तमाम इम्पोर्टेंट जो डिप्लोमेटिक स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हिंदुस्तान, अमेरिका, चीन, रशिया, उन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो काम किया। तो रियाज खोखर साहब मुझे साइड पे ले गए और रियाज खोखर साहब ने, ये बस एक मेरे साथ खड़ी है, आई होप कि ये नॉइज कैंसलेशन सिस्टम है ये वर्क कर रहा है। अगर नहीं इसने वर्क कर रहा है इस मौके के ऊपर तो फिर आप गिल साहब को बहुत सी गालियां निकाल सकते हैं, मेरे अलावा 50% डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। तो जब तक ये बस खड़ी है मैं अपने कंटेंट के ऊपर, शोर है बस का, खासा शोर है यहाँ पे, मैं तो बहुत ज़्यादा शोर सुन रहा हूँ। आई डोंट नो कि वीडियो के अंदर कितना ज़्यादा शोर जो है वो इसका आ रहा है। और मैं आपको एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे बिल्कुल सामने 7-8 फुट पे एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम कपल जो है, यंग लड़की है कॉलेज की, उसके साथ उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो दोनों अपना कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, दरम्यान में अपने माँ बाप की भी बातें कर रहे हैं कि मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है। तो पहले चूंकि लाइट इस तरफ से ज़्यादा बेहतर आ रही थी, मेरा ख्याल था कि मैं दूसरी तरफ से करूँगा, लेकिन उसमें फिर वो भी नज़र आते, उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती, और फिर ये था कि लेकिन इस सूरत में प्रॉब्लम यह है कि मेरी नज़र उनके ऊपर भी पड़ती है, जो खासा इंटरेस्टिंग किस्म का सीन है। बहरहाल अब बस चली गई है। रियाज खोखर साहब ने मुझे ये कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और बड़ा वरिड हूँ, या 2019 की मेरा ख्याल बात है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिस तरह से ख़त्े के हालात जो है वो डेवलप कर रहे हैं, मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। उन्होंने उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मानाखेज़ बात की। उन्होंने कहा कि अब से चंद बरसों में 2025 में RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की फाउंडिंग के 100 बरस जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटिजिकली एंड सिम्बॉलिकली उससे पहले हिंदुस्तान कुछ ना कुछ मेजर अपनी जो स्ट्रेटिजिक थिंकिंग है वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अनलीश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि GB को डिस्टर्ब करना, GB के अंदर हालात ख़राब करना जो है वो हिंदुस्तान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिजिक गोल होगा। हिंदुस्तानी स्टेट के ऊपर आज़ाद कश्मीर में और किसी और चीज़ में या बलूचिस्तान में इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने वो GB के अंदर हैं। जिस वक्त उन्होंने ये बात की, इसी को विजन कहते हैं, इसी को एक फॉरवर्ड थिंकिंग कहते हैं। उस वक्त GB में बिल्कुल इस किस्म के हालात नहीं थे जिस किस्म के हालात अभी हम देख रहे हैं। शिया सुन्नी एक फॉल्ट लाइन वहाँ पे ज़रूर थी, लेकिन अब आप जिस हमले को देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये हमले मसलसल हो रहे हैं, पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग, पाकिस्तान के अखबारात जो हैं इसे प्रॉपरली खुल के रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। आपने बहुत ही कम ऐसे एडिटोरियल देखे होंगे जो पाकिस्तान के प्रिंसिपल अंग्रेज़ी के अखबारात हैं, जैसे डॉन है, जैसे ट्रिब्यून है, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स हैं, मुबस्सर हैं, जहाँ आपको उन ख़तरात के बारे में एक ब्रॉडर पिक्चर, एक बेहतर इंटेलिजेंट रैशनल एनालिसिस जो है वो आपके सामने आए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने गुज़श्ता 20 माह में गिलगित बल्तिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। टेररिज्म दुश्मन को स्पेस मिलती है जब आप अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स को डिस्टर्ब करते हैं, फॉल्ट लाइंस को पैदा कर देते हैं, तो फिर दुश्मन को अपनी हिकमत अमली को और दुश्मन का हक है, अगर दुश्मन के स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं तो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन में एक दुश्मन जो है उसने आपके इंटरनल फॉल्ट लाइन के साथ प्ले करना है। अब ये ज़ाहिर है जो हमला करवाया गया इसको इंटरनल फॉल्ट लाइन ना समझें। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग की जो कमेंट्रीज़ हैं उसमें हर चीज़ को कोई ग्रुप निकाल लेते हैं, XYZ, जिहादी A, जिहादी B, TTP 1 2 3 उसको ब्लेम करते हैं। ये क्लियरली एक रीजनल स्ट्रेटेजिक एजेंडा जो है इस स्टेज पे आपको प्रोग्रेस करता नज़र आ रहा है। और हमारे यहाँ जो बात हो रही है, मैंने अखबारी रिपोर्ट्स इस पर पढ़ी हैं कि जनाब करार वाकई सजाएं दी जाएंगी, लोगों को पकड़ लिया जाएगा, दुश्मन को हमारे मामलात से खेलने नहीं दिया जाएगा, उल्टा लटका देंगे वगैरह वगैरह। ये सब बच्चों वाली बातें हैं, नॉन सेंसिकल बातें हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है। देयर इज़ अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन टू वट एवर इज़ रियली हैपनिंग, और ये जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है इसको आप काउंटर कर सकते हैं थ्रू अ बेटर वेल ऑयल्ड पॉलिटिकल प्रोसेस। आपको पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए और फिर आपको अपने दुश्मनों को भी एंगेज करना होता है, उनके भी इंटरेस्ट देखने होते हैं कि उनके इंटरेस्ट किस किस्म के हैं, आपको उनको एंगेजमेंट में लेके आना होता है, आपको सारे स्टेक होल्डर्स से बात करनी होती है। गुज़श्ता 20 माह में जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके नतीजे में हमारे अपने लोग, जिनको मैं रेफ़र करता हूँ, अक्लमंद लोग, दी अल्टीमेट वाइस पीपल, उन्होंने मुझे भी बदकिस्मती से एक अपना दुश्मन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और नादानी की बात नहीं हो सकती। मैं दुश्मन नहीं हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि जिन्हें मैं बहुत अक्लमंद और बहुत समझदार समझता था, गुज़श्ता 20 माह में मुझे ये समझ आई है कि ना वो इतने अक्लमंद हैं, ना वो समझदार हैं, ना उनकी वो थिंकिंग है, ना उनकी वो ब्रॉडर बिगर पिक्चर थिंकिंग है जो मेरा ख्याल है थी। और मेरा जो रिलेशनशिप रहा था
अक्लमंद लोगों के साथ जो बड़ा कंट्रोवर्शियल, कभी कोई कुछ कहता है बूट पॉलिश, कभी कुछ कहता है, वो एसेंशियली फॉरेन पॉलिसी के हवाले से था। जब भी मैं उन लोगों से जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आई हैव कम अक्रॉस सम वेरी इंटेलिजेंट पीपल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ओवर द पास्ट 15-20 ईयर्स, और इसी तरह से जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफ ऑल द पीपल आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन हाई कमीशन के लोग जिन्होंने हमेशा मुझे ऑनर किया, हर महीने मुझसे मुलाकात की, अपना पर्सपेक्टिव मुझे दिया। ये मेरी जो सारी दुनिया थी पाकिस्तान के अंदर, जिससे मुझे उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया है, वो बेसिकली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की दुनिया थी। और अपने लोगों के साथ मेरी जब भी बात होती थी या दूसरे डिप्लोमेट्स के साथ मेरी बात होती थी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कभी नहीं होती थी। मेरा इंटरेक्शन था अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के हवाले से, पाकिस्तान चाइना इंडिया डायनामिक्स के हवाले से, यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से, या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उसके हवाले से होता था। मेरी इंटरेक्शन जो है अपने इदारे के लोगों के साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ना होने के बराबर थी। और ऐसे ज़रूर मीडिया पर्सनस हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, मुझे पूरा एहसास है कि ऐसे एंकर पर्सन थे, उनके प्रोग्राम्स के जो पूरा उनकी जो प्रोग्राम्स का जो प्रोफाइल है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डोमेस्टिक दाखिली मामलात में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे। मेरा जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ था, मेरा जो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड था मेरा, वो ये नहीं था। और चूँकि मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक इशूज़ के साथ था, इसीलिए मैंने पाकिस्तान की जो, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे की इंस्टीट्यूशंस का था। यही वजह है कि इन द लास्ट 15 ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ माई 2004 से अब 19 बरस हो चुके हैं मेरे मीडिया की लाइफ में, मेरा हमेशा एक बहुत ही क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप रहा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ, और मेरा रिलेशनशिप रहा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के साथ। कि कोई और मीडिया पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसका इतना डीपली इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तान के कोर ऑफ डिप्लोमेट्स के साथ, या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंटेलिजेंस मीनिंगफुल और बड़े हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे रहा, जूनियर लेवल पे नहीं रहा। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मीडिया पर्सन को कम 50 से ज़्यादा दफ़ा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ऑफिसर्स के साथ बात करने का, सेमिनार्स कंडक्ट करने का, ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करने का जिसमें सेनेटर्स होते थे, मेंबर नेशनल असेंबली होते थे, और कम से कम ग्रेड 20+ ऑफिसर्स जो हैं वो होते थे हमारे की इंस्टीट्यूशन से, आर्मी से, डिप्लोमेट्स होते थे, उनके साथ मुझे सेमिनार्स करने का मौका मिला। गिवन ऑल दिस बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग विच इज़ एट माई डिस्पोजल एंड एक्सेस, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को, बल्कि पाकिस्तान के ज़राए अबलाग को, डॉन अखबार को, ट्रिब्यून अखबार को, पाकिस्तान के जो लोग मामलात को समझते हैं, जैसे अयाज ज़मीर साहब हैं, जैसे और उनके कैलिबर के बहुत से जर्नलिस्ट हैं, थिंक टैंक्स के अंदर लोग हैं, उन्हें गौर से देखना चाहिए कि इस वक्त GB के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से ये जो एक स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन सेट की जा रही है, इसका रास्ता जो है हमें रोकना है। क्योंकि जो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो मच्छर मक्खियाँ हैं जिनको आप कह रहे हैं हमने मार डाला या मार डालेंगे, सजाएं दे देंगे, इनको तो पता भी नहीं है। ये तो किराए के टट्टू और असैसिन्स हैं जिनको आप हायर करते हैं। जिस तरह का किसी को प्लास्टिक का ड्रम दे के भेजा गया था बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पे तेज़ाब फेंकने के लिए बरतानिया के अंदर, इसी तरह से दूसरी साइड के पास भी इसी किस्म के किराए के टट्टू और गुरेलाज हैं। इनको अगर आप पकड़ भी लेंगे, उल्टा लटका भी देंगे, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा? इनको खुद ही कुछ नहीं पता कि उन्हें किस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जो डेवलपमेंट है, वंस अगेन ये भी एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको मैं ही एट द रिस्क ऑफ माई ओन जो है रेटिंग ओरिएंटेड, तो मैं कभी भी नहीं था, ना टीवी प्रोग्राम में था, ना वीलॉग्स के अंदर रेटिंग ओरिएंटेड हूँ। दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिस मुल्क में मैं हूँ, अमेरिका में, वहाँ ऑफ कोर्स पाकिस्तान इतना फोकस में नहीं है। इस वक्त सबसे शार्प फोकस जो है वो अरब इसराइल, हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में है, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि फ्राइडे की बाद जब सीज़ फायर और ट्रूस ख़त्म हुआ, उसके बाद से अब तक इसराइल ने सदर्न गाज़ा के ऊपर तकरीबन 400 हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें 200 के करीब या 200 से ज़्यादा लोग जो हैं मासूम जाँ बहक हुए हैं। और इन हमलों के नतीजे में अब जो चाहे कि ट्रूस की एफर्ट्स कर रहे थे, प्रिंसिपली दोहा में कतर के अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद जो है वो इन नेगोशिएशंस को ट्रूस के लिए हमास के साथ डील कर रही थी, और ऑफ कोर्स नेतन्याहू गवर्नमेंट उसका हिस्सा थी, अमेरिका उसका हिस्सा था, इजिप्ट इसका हिस्सा था। वो ट्रूस का जो डायलॉग है वो इस हद तक नाकाम हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे में, या 18 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, कि मोसाद की जो टीम थी उसे रिकॉल कर लिया गया है। और जो झगड़ा है अपेरेंटली वहाँ पे ये है कि हमास ने मज़ीद इस इसराइल की टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रूस करने से इनकार कर दिया है। हमास का कहना यह है कि अब सिर्फ उस वक्त जंगबंदी होगी जब इसराइल जो है वो तमाम प्रिजनर्स को रिहा करने पे एग्री करेगा। इसराइल ये कह रहा है कि इसराइल की डिमांड ये थी कि तमाम औरतों को रिहा कर दिया जाए, और हमास इन रिटर्न आदमियों को ऑफ़र कर रहा था। और हमास का दूसरा ये है कि आदमियों के अलावा हमास ने यह कहा कि जो प्रिजनर्स की इसराइली बम्बार्डमेंट से डेथ हो गई है, उनके जो रिमेन्स हैं वो वापस ले लिए जाएँ।
अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीआर मसला है, जहाँ से इसको हमास ये साबित करना चाहता है कि कैसे इसराइल की वांटन जो बॉम्बार्डमेंट है उसके नतीजे में इसराइल ही के बहुत से जो प्रिजनर्स थे हमास के पास, उनकी हलाकत हुई है, और क्या उनकी शक्ल सूरत होगी उनकी उनकी डेड बॉडीज़ की, उनके रिमेन्स के। हमास चाहता है कि दुनिया को ये पता चले। इसराइलियों की पीआर कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ास करके इसराइल से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गलांट, मेरा ख्याल उनका नाम है, उन दोनों की जो इस वक्त वो उनका भी पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है वो एट स्टेक है। वो नहीं चाहते कि हमास उनको प्रिजनर रिमेन्स जो है वापस दे। हमास का ये कहना था कि जो ख़वातीन उसके पास है, औरतें हैं, वो नॉर्मल इसराइली शहरी नहीं हैं, बल्कि वो आईडीएफ की सोल्जर्स हैं। औरतें ज़रूर हैं लेकिन वो आईडीएफ की सोल्जर्स हैं। तो यहाँ पर जाके चीज़ें स्टक हैं। अभी भी अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, कमाला हारिस जो हैं, उन्हें खासी उम्मीद है कि कोई ब्रेक थ्रू निकल आएगा, लेकिन ब्रेक थ्रू और डेडलॉक हो गया है, और मोसाद की टीम जो है उसे वापस बुला लिया गया है। फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये जो डेवलपमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आ जाएं उस डेवलपमेंट पे जिसमें जाहिर है जिसके ऊपर सारी वीलॉग की सारे वीलॉगर्स की मार्केट या ब्लॉगर मार्केट जो है वो खड़ी है। देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है, ये इसके ऊपर जो सियासी रद्द अमल हुआ है PMLN की तरफ से, PTI पार्लियामेंटेरियन की तरफ से जिसमें परवेज़ खटक साहब की पार्टी है, या इसके ऊपर जो रद्द अमल जो है वो हुआ है बाबर मैं हमेशा कंफ्यूज कर देता हूँ अकबर एस अहमद को, जो प्रोमिनेंट फिलोसोफर, राइटर और ऑथर हैं। तो अकबर एस बाबर जो हैं उनकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल हुआ है उसको भी हमें साथ में देखने की ज़रूरत है। लेकिन पहले मोटे मोटे फैक्ट्स हम कम अज़ कम इस चीज़ के देख लें कि हुआ क्या है। जिस तरह से एक्सपेक्टेड था इस इलेक्शन में, बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्हें चेयरमैन इंटरिम केयरटेकर चेयरमैन जो है वो इलेक्ट कर लिया गया है, अनकंटेस्टेड, कोई चैलेंज नहीं था। जितनी भी पोजीशंस हैं वो सभी अनकंटेस्टेड जो हैं लोग इलेक्ट हुए हैं, जिसमें उमर अयूब खान जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो पंजाब की लाहौर की एक जेल में हैं, उन्हें पंजाब का प्रेसिडेंट कर लिया गया है। अमीन गंडापुर जो चंद दिन पहले रिहा हुए हैं, उनकी रिहाई भी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, आपको बता दूं, वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के इलेक्ट हो गए हैं। और हलीम आदल शेख सिंध के, जो खुद भी जेल में है यास्मीन राशिद की तरह, उन्हें सिंध के लिए इलेक्ट कर लिया गया। इसी तरह तैमूर झगड़ा साहब, एक्सट्रीमली कैपेबल मैन, फॉर्मर मैकेंजी एंड मैकेंजी से उनका ताल्लुक रहा, पाकिस्तान में मैकेंजी का की एलिमेंट थे, शायद हेड करते थे उसको, और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आए, और भी चंद लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो की चीज़ है इसमें कंक्लूजन आप देखें, यहाँ पर इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने ये साबित किया है कि उन्हें तहरीक इंसाफ की पूरी जो मशीन है उसके ऊपर उन्हें मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। तहरीक इंसाफ ने यह साबित किया है कि तहरीक इंसाफ के अंदर, रैंक एंड फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, और जो उनके मुखालफिन ये समझते थे कि इस मौके पे तहरीक इंसाफ के अंदर कोई धड़ेबाजी हो जाएगी, कोई इंटरनल स्प्लिट्स जो हैं वो इमर्ज करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से एक मैसेज निकला है, जो मैं समझता हूँ, जिसका मैंने पहले भी वीलॉग्स में जिक्र किया, और वो मैसेज ये है कि इमरान खान ने ये मैसेज दिया है कि इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड सूरत हाल के अंदर भी, जहाँ उनकी लीडरशिप को चैलेंज किया गया, पार्टी को स्प्लिट करने की कोशिश की गई, धड़े बंदियाँ करने की कोशिश की गई, वो जेल में है। जब एक शख्स 100 दिन से ज़्यादा जेल में होता है तो इन कम्युनिकाडो होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे की मुलाकात से उसको पूरे डायनामिक्स बाहर की समझ नहीं आ सकते, पूरी दुनिया का उसको समझ नहीं आता। वहाँ से इस मौके पे ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी थिंकर्स थे, अक्लमंद जो लोग थे, उनका ये ख्याल था कि इमरान खान के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगी, या वो अपनी बहन, अपनी हमशीरा अलीमा खान को नॉमिनेट करेंगे, या वो अपनी अहलिया बुशरा बीबी को करेंगे। और आपने देखा कि सड़कों के ऊपर एक मुजाहरे शुरू करवाए गए, अलीमा बीबी वर्सेस बुशरा, जिसको, और फिर उसको टेलीविज़न के ऊपर कवरेज देने की कोशिश की गई। जब फैसल वाड़ा साहब जो हैं उनको भेजा गया, पूरा नैरेटिव शेप करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने कमाल महारत से बहुत बड़ी पॉलिटिकल सेंस का मुजाहरा करते हुए इस पूरी सियासत को उन्होंने डिफीट कर दिया है, और जिसकी वजह से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक तरफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमातें जैसे परवेज़ खटक साहब की जमात है, दूसरी तरफ PMLN जिसके एक तरह से एक्सटेंशन है इस वक्त अकबर एस बाबर जो हैं, जिसकी एक तरह से एक्सटेंशन है। मैं थोड़ा सा डर इसलिए जाता हूँ कि मेरी कल रात को भी अकबर एस अहमद साहब से मेरी मुलाकात हुई, नोटेड ऑथर एंड फिलोसोफर, और उन्होंने फिर मुझे याद करवाया कि भाई मैं नहीं हूँ वो मुनाफिक या वो तहरीक इंसाफ के साथ झगड़ा करने वाला, आप मेरा नाम ना लिया करें। लेकिन मसला ये है कि उनसे इतनी मोहब्बत है
कि उनका नाम जो है वो कल रात को भी मैंने एक प्ले जो है उनका अटेंड किया यहीं वाशिंगटन के अंदर, जिसका जिक्र मैं मजीद करूँगा एक वीलॉग के अंदर। तो अकबर एस बाबर जो है इन सब की रद्दमल से आपको पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट को और PMLN जो है उन्हें शदीद सदमा पहुँचा है, वो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, उनको बहुत रिएक्शन और रद्दमल जो है वो सामने आया है। वंस अगेन ये स्पीड का भी चेक करते हैं कि इसमें ये शोर जो आया है इसके अंदर कैप्चर होता है कि नहीं होता। अब इसमें चूंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, उसमें इस हद तक फ्रस्ट्रेशन है इन पार्टीज़ के अंदर कि आप ये देखिए कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं PMLN की और नोटेड उनकी लीडर हैं, मैं उनको उनका बाकायदा मैंने एक नाम रखा हुआ है एनिमल फॉर्म में से स्क्वीलर। तो स्क्वीलर जो है उन्होंने बाकायदा इस हवाले से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और बड़ा उन्होंने शदीद उनको धचका उनको लगा है। दूसरी तरफ से परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल जाली इलेक्शन है, ये सही नहीं हुए हैं। परवेज़ खटक साहब की पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। और तीसरी तरफ से बाबर एस जो हैं एस अकबर बाबर जो हैं उनका एक रद्दमल आया और बाबर साहब ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपनी डिटेल लीगलिस्टिक किस्म की कंप्लेन लेके जाऊंगा और ज़रूरत पड़े तो हमारे वकला जो हैं इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक इसकी पैरवी करेंगे। वो कह रहे हैं मैं फाउंडिंग मेंबर था, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, नॉमिनेशन पेपर नहीं मिले, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। या मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि बावजूद उसके कि बाबर जो हैं वो बहुत बड़े मुनाफिक हैं फ्रॉम माई क्वालिटेटिव जजमेंट एंड एनालिसिस, और पढ़े लिखे आदमी है लेकिन बहुत बड़े मुनाफिक हैं और वो किस तरह से PMLN के हाथ में खेले हैं 2013-14 के बाद से, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन बाबर साहब जो हैं उन्होंने वो जो कुछ कह रहे हैं उसकी एक सेंस है, उसकी एक सेंस वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। जब उनके आर्गूमेंट्स को आप अमेरिका के में बैठ के पढ़ते हैं तो लगता है कि बड़ी बात कर रहे हैं कि भाई शफाफियत नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, नॉमिनेशन का प्रोसेस ठीक नहीं था, नॉमिनेट कर दिया इमरान खान ने। लेकिन पाकिस्तान के मखसूस हालात से जो वाकिफ़ है उन्हें पता है कि जहाँ पावर डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, जहाँ PMLN PPP मौलाना की पार्टी सब डायनेस्टिक हैं। नवाज शरीफ साहब को देखिए, वो बार बार इलेक्ट हो जाते हैं, कौन उनको चैलेंज करता है? शहबाज शरीफ साहब को देखिए, मरियम औरंगज़ेब को देखिए, सारे लोगों को देखिए, सारा ख़ानदान और डायनेस्टीज उन्होंने भरी हुई है। मौलाना की पार्टी के भी यही हालात हैं, पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी और बिलावल के भी ये हालात हैं। उन पावर डायनेमिक्स में इमरान खान ने इन इलेक्शन में एंटी डायनेस्टिक मैसेज दिया है। अब होगा क्या आगे? देखिए 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम कर लेगा। लेकिन इसको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हमने रखनी चाहिए कि अकबर एस बाबर वगैरह जो कुछ कंप्लेंट लेके जाएंगे यहाँ पर एक बार फिर, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी फ्रस्ट्रेट हुई है, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान इस किस्म की मास्टर स्ट्रोक जो है उनके साथ खेल जाएंगे। तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर दोबारा इसमें रखना अंदाजी की कोशिश की जाए। इसमें फिर रोल है पाकिस्तान के बड़े अखबारात का, डॉन का, ट्रिब्यून का, पाकिस्तान की लीडिंग टेलीविजन एंकर पर्सनस का और पाकिस्तान के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं जैसे फाफन है, वहाँ इन सब का रोल है कि वो उनको वो इनके खिलाफ एक पोजीशन लें कि देखिए आपने ये सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए। पूरा नज़र आता है कि किस तरह से जून 2022 के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको चैलेंज करना, उनको जिन बुनियादों पे चैलेंज किया गया उसका सारा मकसद तहरीक इंसाफ को फ्रस्ट्रेट करना था, इमरान खान की लीडरशिप को हटाना था, स्प्लिटिंग करनी थी इलेक्शन से 2 महीने पहले। जबकि आपने देखा कि इस किस्म का कभी भी कोई चैलेंज जो है, इस किस्म का कोई हुक्म जो है वो कभी भी PPP को, PMLN को, मौलाना की पार्टी को नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें, ये हकाइक जो हैं ये डॉन को पता है, ट्रिब्यून को पता है, नेशन को पता है, न्यूयॉर्क टाइम्स को पता है, सबको पता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बड़े कैपेबल पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, सबको पता है। इसी तरह इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप्स को भी पता है, ह्यूमन राइट ग्रुप्स को भी पता है, सभी लोगों को पता है, मेन कमेंटेटर्स को भी पता है। लेकिन अभी तक मैंने किसी की पोजीशन जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते में, ये गुज़िश्ता 24 घंटे में नहीं देखी जो हमला करें इस पूरी हिकमत अमली का, जिस हिकमत अमली को और थिंकिंग को बाबर एस बाबर जो हैं वो उससे लीड करते हमें नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी, अगर एक कौम बिन हासिल कौम ही कोई कौम मुर्दा हो जाए तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इसको मान लेगा और फ्रस्ट्रेट करने की मजीद कोशिश नहीं करेगा और आगे भी गोइंग फॉरवर्ड गौहर, बैरिस्टर गौहर के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो इस स्टेज के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। मुझे एक साहब की, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत ही पढ़े लिखे इलेक्शन के ऑब्जर्वर हैं, इलेक्शन प्रोसेस के, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं, मैंने उनका इंटरव्यू कई दफ़ा किए, मेरे मैगजीन में भी लिखते रहे। उनकी मैंने बात स्टेटमेंट देखी इस पूरे प्रोसेस के हवाले से, मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और मुझे उस हवाले से कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। और मैंने अहमद दुरानी का वो ट्वीट भी देखा, उनके एक ट्वीट के ऊपर जो खासा सख्त किस्म का ट्वीट है,
बहरहाल मैं बहुत हैरान हुआ, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ बिकॉज अहमद भाई जो हैं, अहमद बिलाल भाई जो हैं, बहुत ही पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, और किस तरह की उन्होंने स्टेज के ऊपर पोजीशन ली हुई है, क्या मजबूरियाँ उनकी हैं, किस किस्म के उनके ऊपर प्रेशर्स हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने प्रॉमिस किया था कि नवाज़ शरीफ साहब मेरे ख्वाब में जो आए और मेरे और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान जो डायलॉग हुआ, उस डायलॉग का किस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो फिर किसी अगले वीलॉग में सुनाऊंगा। इसी तरह मैं एक छोटा सा वीलॉग आपके साथ करूंगा। कल रात को मैंने एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा मीनिंगफुल मैंने प्ले देखा अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एक ऑडिटोरियम में, एक थिएटर में, जहाँ जिसको अकबर एस अहमद ने उससे सारा उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, लेकिन उसमें एक हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकन खातून थी जिनकी वो थिएटर कंपनी थी, वो उन्होंने वो किया, और उसकी सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसका बेसिक उन्वान ये था कि गांधी और जिन्ना की जब 75 बरस के बाद मुलाकात होती है तो दोनों की हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से क्या फीलिंग्स है। मैंने वहाँ पे बहुत सी फुटेज भी कैप्चर की हुई है, बहुत खूबसूरत फुटेज है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा विद द परमिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एंड द प्ले एंड थिएटर कंपनी। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीलॉग। थैंक यू।